प्रिय विद्यार्थियों, इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे सल्तनत और खलीफा की भूमिका। जैसा कि आप जानते हैं, 1206 ईस्वी में कुतुबुद्दीन ऐबक ने जिस सल्तनत की स्थापना की वो मुस्लिम राज्य और राजतंत्र था, जिसमें इस्लाम की एक विशेष भूमिका और स्थान था। आप जानते हैं कि मोहम्मद साहब की मृत्यु 632 के बाद में मोहम्मद साहब के उत्तराधिकारी ही खलीफा कहलाते हैं। और जो खलीफा है, जो पद था खलीफा, वो न केवल मोहम्मद साहब के प्रतिनिधि उत्तराधिकारी बल्कि संपूर्ण इस्लामी जगत के भी धार्मिक और सामाजिक नेता स्वीकार किए गए और उनकी नियुक्ति को सामाजिक सेवा मानने के कारण समाज और इस्लामिक प्रजा के द्वारा चुना गया प्रतिनिधि या प्रतीक माना गया। जैसा कि आप जानते हैं कि मोहम्मद साहब ने ताकत के बल पर, तलवार के बल पर इस्लाम के प्रचार प्रसार को जायज ठहराया और इसके लिए प्रेरणा स्रोत रहा कि ऐसा करते हुए कोई भी व्यक्ति अगर शहीद हो जाता है, मारा जाता है, तो अल्लाह उसको जन्नत नसीब करेगा। तो कहने का तात्पर्य है कि उत्साही नवयुवक मुस्लिम युवाओं ने जो उत्साही थे, महत्वाकांक्षी थे, उन्होंने ताकत के बल पर भी इस्लाम का प्रचार प्रसार किया और वो विभिन्न अरब से निकलकर विभिन्न क्षेत्रों में भूभागों पर उन्होंने प्रचार प्रसार किया और कुछ ने अपने राज्य स्थापित करने में सफलता प्राप्त की। इसी कड़ी में हम बात करते हैं भारत में। तो भारत में आप देखते हैं कि मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध पर आक्रमण किया। महमूद गजनवी ने भी भारत पर लगभग 17 बार आक्रमण किए, 1000 ईस्वी से लेकर लगभग 1026-27 ईस्वी तक। इसके बाद मोहम्मद गौरी जिसने 1175 ईस्वी से लेकर 1206 ईस्वी तक शासन किया, उसने भारत पर कई आक्रमण किए और उसका उद्देश्य था भारत में मुस्लिम राज्य की स्थापना करना। और गौरी की मृत्यु के बाद 1206 में कुतुबुद्दीन ऐबक जो सल्तनत की गद्दी पर बैठा और जिसको सल्तनत की स्थापना का श्रेय दिया जाता है। इसके बाद आप देखते हैं कुतुबुद्दीन ऐबक ने 10 तक शासन किया। उसके बाद आराम शाह ने कुछ समय तक शासन किया, लेकिन जो सबसे महत्वपूर्ण शासक है दिल्ली सल्तनत का, जिसको वास्तविक संस्थापक कहा जाता है, इल्तुतमिश के बारे में सबसे महत्वपूर्ण जिस संदर्भ में अपन चर्चा कर रहे हैं वो है खलीफा कि इस्लाम सल्तनत जो इस्लाम उसका आधार था, महत्वपूर्ण स्थान था, उसमें खलीफा की क्या भूमिका थी। तो इल्तुतमिश ने सर्वप्रथम फरवरी 1229 ईस्वी में अपने राज्य की अनुमति के लिए खलीफा को पत्र लिखा। समझिए विद्यार्थियों कि सल्तनत का जो शासक था इल्तुतमिश सुल्तान, जिसने 1210 ईस्वी में ही गद्दी पर बैठ गया था और उसने 1229 ईस्वी में अपने राज्य और दिल्ली की सल्तनत के लिए खलीफा से मान्यता मांगी। अब प्रैक्टिकली रूप से, व्यावहारिक रूप से अगर अपन बात करते हैं कि खलीफा ने जब इल्तुतमिश को सहमति दी, उसके राज्य को मान्यता दी, तो क्या इल्तुतमिश की वास्तविक स्थिति में कोई परिवर्तन आया? वास्तविक स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं आया, क्योंकि वो पहले से ही दिल्ली का शक्तिशाली और स्वतंत्र शासक सुल्तान था। बस खलीफा से मान्यता मिलने के कारण इस्लामिक जगत में मुस्लिम प्रजा की नज़र में इल्तुतमिश का मान और सम्मान बढ़ गया। अगर ताकत की दृष्टि से व्यावहारिक रूप से कोई महत्व नहीं था। इसके बाद हम देखते हैं
बलबन है, आप देखते हैं जलालुद्दीन खिलजी है, अलाउद्दीन खिलजी है। अलाउद्दीन खिलजी ने इसके बाद अलाउद्दीन खिलजी के बाद अलाउद्दीन खिलजी ने भी खलीफा से मान्यता ली और खलीफा ने उसको अपना दाहिना हाथ बताया, उपमा उपाधि दी। अलाउद्दीन खिलजी का पुत्र मुबारक शाह खिलजी पहला मुस्लिम शासक था, सुल्तान था, जिसने खलीफा की सत्ता को मान्यता नहीं दी और स्वयं को खलीफा घोषित कर दिया। और इसके बाद देखते हैं तो तुगलक काल की बात करते हैं, या यूँ कहें कि अब सल्तनत कालीन जो ज़्यादातर शासकों ने खलीफा की सत्ता को मान्यता दी। अब इस पे थोड़ी संक्षेप में चर्चा करते हैं। तो खलीफा के पद की मान्यता का जो वो था, इसका सैद्धांतिक दृष्टि से ये महत्व है, केवल सैद्धांतिक है तो, नहीं तो व्यावहारिक और प्रैक्टिकली रूप से इसका कोई महत्व नहीं था, क्योंकि दिल्ली के सुल्तान वैसे ही स्वतंत्र सुल्तान थे, स्वयं निर्णय लेते थे और वो खलीफा के अधीन नहीं थे। केवल धार्मिक दृष्टि से महत्व था कि जहां खलीफा उनको अपना नायब घोषित कर देता था और इस्लामिक प्रजा की दृष्टि से उसको समर्थन प्राप्त, नैतिक समर्थन प्राप्त हो जाता था और उसका विरोध करना ही अल्लाह का विरोध करना माना जाता था। धन्यवाद।